गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग ईवीएस कंप्लीट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे तरीक़ा से हम लोग ईवीएस को करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ईवीएस तैयार किया गया है। तो देरी ना करते हुए हम लोग यहाँ पर जल्दी से ईवीएस की क्लास जो है, ख़ासकर यहाँ से आपको जो सोशल साइंस में आपको पढ़ना है वह लगभग आपको 15 सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों। कितना सब्जेक्ट? 15 सब्जेक्ट, 15 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। क्लास अगर हम बात करें 8 तक की, ठीक है, 8 तक या 9, 10 to 11, 12 आपका एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो आपका अप टू ग्रेजुएशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का समय है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप 1 to 5 में पढ़ाएंगे तो आपको 9, 10 वाला या 11, 12 वाला नहीं आना चाहिए। तो इसलिए कम से कम तो आपका तो जो आपका 12th करके ही आप लोग DLED करके ही फॉर्म भरेंगे, और कम से कम तो आप लोग उतना कर ही लिए होंगे, और ग्रेजुएशन BEd वाले भी फॉर्म भर रहे हैं। तो इसलिए आपकी जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वो समझिए कि अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक रह सकता है। और EVS में आप जो है EVS आपका 3, 4, 5 में ही है। कक्षा SCERT में जो आपका 1 to 5 है, उसमें SCERT की पब्लिकेशन का ही मैं यहाँ पे सारा आपका नोट्स लेकर आया हूँ। आप NCERT का भी मदद ले सकते हैं पढ़ने में, और साथ साथ आप EVS की दूसरे जो हायर सेकेंडरी वगैरह टाइप का जो है EVS, आप उससे भी आप गो थ्रू करके आप उससे पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 3, 4, 5 का ही EVS करें, आप थोड़ा सा ऊंचा लेवल, स्टैंडर्ड लेवल का भी EVS करके जाएं, ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हमारा पहला अध्याय कुछ खास नहीं था, तो इसलिए मैंने दूसरा अध्याय लेकर आया हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे दूसरा अध्याय जो है वह गेम से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे खेलों के बारे में बताया गया है कि खो खो में कितना प्लेयर होते हैं, तो 12 प्लेयर होते हैं, जबकि कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, जबकि क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। तो ये प्लेयर की संख्या आपसे पूछा जा सकता है कि खो खो कबड्डी में कितना प्लेयर होता है। नहीं, कबड्डी में कितना होता है, क्रिकेट में तो आपको मालूम ही होगा। तो खो खो या कबड्डी पूछा जा सकता है। मार्शल आर्ट के बारे में बात करते हैं। देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, और इसे आत्मरक्षा के लिए सिखाया जाता है। भारत में इसको मार्शल आर्ट को कुश्ती कहा जाता है, जबकि जापान में सूमो, जबकि सिख समुदाय में इसको गतका कहा जाता है। तो गतका जो है थोड़ा सा यहाँ पे फेमस हो जाता है। तो मार्शल आर्ट को जो है सिख समुदाय लोग क्या कहते हैं? गतका कहते हैं, जबकि भारत में इसे कुश्ती के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। गतका जो है वह हमारा एक मार्शल आर्ट है जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, और गुरु गोविंद सिंह द्वारा जब सिख धर्म को एक सैन्य रूप दिया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही सिख धर्म को एक सेना तैयार किया गया था। उसी समय गतका का खेल खेला जाता था गुरु गोविंद सिंह के समय। और वर्तमान में गत का खेल जो है बैसाखी और गुरु पूर्णिमा की जयंती पर जो है यह मनाया जाता है। तो गतका हमने जाना, गतका क्या है? एक मार्शल आर्ट है। गतका क्या है? एक मार्शल आर्ट है जो सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतना आपको चीज़ें याद रखना। गतका किसने शुरुआत की थी? तो गतका का गुरु गोविंद सिंह ने शुरुआत की थी उसी समय, और यह एक आत्मरक्षा की नहीं, एक सैन्य रूप दिया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर यह खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यह हिंदू और मुस्लिमों द्वारा भी खेला जाता है। देखिए वर्तमान में जो है यह हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा भी खेला जाता है। जैसे आप देखते होंगे तजिया वगैरह मुसलमान में उठता है, तो उस समय लोग तिरछी भाला कई तरह का चीज़ें लेकर खेलते हैं। हिंदू में भी जब रामनवमी वगैरह आता है तो उसमें भी देखा जाता है। तो इसलिए यह चीज़ें चली आ रही है। आगे चलते हैं हम अध्याय 3 पर। अध्याय 3 पर हमारा है बीजों का बिखरना से रिलेटेड, बीजों के बारे में दिया गया है, और जैन धर्म के तीर्थंकर वर्धमान महावीर की बातें की गई है। तो जैन धर्म के 22वें 23वें और 24वें, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म से। तो 24वें थे हमारे तीर्थकर वर्धमान महावीर, जो कि बिहार से रिलेटेड है। मंदिर जो एक है जमुई का सिकंदरा प्रखंड गांव में लछुआरा जिसका नाम है, जहां पे इनका मंदिर है। तो ये आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य से आपसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। चटक कर बिखरने वाले बीज की हम बात करें तो चटक कर बिखरने वाला बीज जो है, जैसे कि आपका सरसों होता है। सरसों आप देखते होंगे जब सरसों का खेत वगैरह में आप जाते होंगे, नहीं तो वह चटकता है, नहीं वह सूख जाने के बाद देखिएगा उसमें चटक आ जाता है, अपने आप जो है बीज जो है दिखने लगते हैं, फट जाते हैं। तो इस तरीक़ा से कुछ पौधे फलियां सूख कर बिखर जाते हैं, उसे चटक कर बिखरना कहते हैं। इसमें सरसों है, गुलमेहंदी है और हरसिंगार है। ये हमारा गुलमेहंदी का फ़ोटो आपके सामने।
चलिए आगे बात करते हैं। तो हवा से उड़ने वाले कुछ बीज हो सकते हैं, ये हल्का फुल्का, जैसे कि कपास का बीज, ये हवा से उड़ जाते हैं। नहीं, कपास हमारा जो है इस तरीक़ा से पानी में तैरकर, जैसे कि कमल, कुमुदनी के बीच, कमल जो हमारा होता है पानी में तैरकर, नहीं पानी में होता है। जानवरों की सवारी करने वाले, जैसे कि जानवर के शरीर में, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी में जो है एक चिड़चिड़ी टाइप का सड़ जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? नहीं, वह हमारा जो है एक तरीक़ा से गोखरू का बीज होता है, जो यहाँ नीचे दिया गया है आपका पिक्चर में। नहीं, गोखरू का बीज। आगे बात करें तो हमारा जानवरों में चिपकते हैं, वो गोखरू का बीज हो गया। पक्षियों के द्वारा भी बिखरने वाले बीज कुछ होते हैं, जैसे कि पीपल, बरगद, अमरूद। देखते होंगे आप, पक्षियाँ जो है इसको खाकर जब इसका, नहीं एक तरीक़ा से वह लेटरिंग वगैरह कर देते हैं, और उससे जो है हमारा, नहीं वो पेड़ पौधे निकल जाते हैं, सीड्स वगैरह नए नए। नहीं, आम, बरगद, अमरूद वगैरह आपको देखे जा सकते हैं कई जगह। नेक्स्ट हमारा है अध्याय 4, मेरा बगीचा। अगर आप EVS पढ़ने बैठेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा से ऊपर लग जाएगा, इसलिए आपको 20 से 25 मिनट में पूरा EVS ख़त्म कर रहा हूँ मैं, क्लास 5th का। बबलू का जो है कैक्टम मरुभूमि मुक्त है। जो कैक्टस हमारा है, नहीं वह जो है रेगिस्तानी इलाका का पौधा है। नहीं, बगीचा से रिलेटेड ये हमारा है। तो हार्बेरियम जो है यह एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है, और जिसके अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, घास के संग्रहित किया जाता है। तो हार्बेरियम को आप ध्यान रखिएगा, हार्बेरियम जो है यह पाया जाता है हमारा रेगिस्तान इलाका में। नहीं, एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है, तो हार्बेरियम को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, हमारा अध्याय है पटना से नाथुला। यह हमारा, अच्छा उल्टा हो गया एक्चुअली, अध्याय 2 से हम लोग स्टार्ट किए थे ना। अध्याय 1 जो है हमारा पटना से नाथुला था। चलिए कोई बात नहीं, ये हम छूट गया था, तो इसको हम अभी कर लेते हैं। तो इसमें जो है बच्चे को जो है पिकनिक पर ले जाया जाता है, ठीक है, नाथुला और सिक्किम घुमाने के लिए। और इसी चीज़ में आपको जो है सिक्किम का राजधानी वगैरह जो है वह गंगटोक है। अगर दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा, जयपला दर्रा, ये हमारा कहाँ है? सिक्किम में ही पड़ता है। और अगर सिक्किम की बात करें तो समुद्र से ये 6000 फीट की ऊंचाई पर जो है यह बसा हुआ है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल में है। और दार्जिलिंग जो है हमारा कहाँ है, ये आप लोग कमेंट में बताएं। जहाँ सुंदरवन पर्वतीय स्थल पाया जाता है, ये हमारा पश्चिम बंगाल में है, पड़ता है दार्जिलिंग। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें अध्याय 5 में, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया आपका SCERT की बुक में। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नहीं ये था, और यहाँ पर लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक जो है यह पढ़ाई और पठन पाठन की क्रिया करते थे। शिक्षक 2,000 थे, 10,000। आवासीय विद्यालय जो है भारत दुनिया में यह सबसे प्रथम विश्वविद्यालयों में से एक था, जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी थी। और यह कुमार गुप्त के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 5वीं सदी में। और यहाँ जो है जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की आदि देशों के जो है बच्चे यहाँ पर क्या करने आते थे? शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ठीक है। और पढ़ने पढ़ाने के लिए, जैसे कि चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आकर पढ़े भी और पढ़ाए भी। नहीं, इस तरीक़ा से 12वीं सदी के अंत तक इसका अंत हो गया। बख्तियार खिलजी ने 1199 में इसे आग लगा दिया, और लगभग 3 से 5-6 महीने यह किताबें जो है जलती रही पुस्तकालय। इस पुस्तकालय के क्षेत्र को धर्मगंज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? धर्मगंज। चलिए आगे हमारा हो गया दार्जिलिंग जो है यह एक, अच्छा दार्जिलिंग वाला जो है छूट गया था। दार्जिलिंग में जो है चाय का बागान है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, अजायब घर, और लॉयड बॉटिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क भी है। चलिए आगे बात करें तो हमारा है टाइगर हिल। टाइगर हिल जो है वह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। यह टाइगर हिल खड़े होकर बर्फ़ से ढकी कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटियां का अद्भुत दृश्य है। तो टाइगर हिल कहाँ है? ये भी पश्चिम बंगाल में। आपका दार्जिलिंग कहाँ है? वो भी पश्चिम बंगाल में। कंचनजंगा जो है नेपाल और नेपाल की सीमा पर स्थित है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा। यहाँ पर एक याक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? याक। ये लंबे बालों वाला पशु होता है, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, और ये सिक्किम में पाया जाता है याक। इससे जो है दूध वगैरह और नहीं एक तरीक़ा से कम्बल वगैरह उन्हीं चीज़ों का प्रयोग इसका किया जाता है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग में है। कहाँ है? दार्जिलिंग में है। चलिए
आगे बात करें तो बिहार के स्मारक, तो बिहार का राजधानी जो कहाँ रहा है वह मगध नहीं गिरिव्रज। नालंदा जो हमारा नालंदा में था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, महात्मा बुद्ध ज्ञान स्थली बोध गया, महावीर स्वामी जन्मस्थल वैशाली, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली पटना साहिब, गोलघर पटना में, सूर्यदेव मंदिर औरंगाबाद, जल मंदिर पावापुरी, मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ। तो इस तरीक़ा से आप ये चीज़ें पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो हमारा जो नालंदा था इसे जो है नहीं 2000 छात्र यहाँ और 1191 में जो है ये हमारा बख्तियार खिलजी ने इसको आग लगा दिया था। और इस विश्वविद्यालय को एपीजे के मार्गदर्शन में जो है पुनः आरंभ किया गया। नहीं, एपीजे मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है अभी फिर से इसको आरंभ किया गया। यहाँ विदेश विदेश के बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं। आगे बात करें तो अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ नंदन, लौरिया, कोलरेवा ये सब जो था अशोक के द्वारा निर्मित लौह स्तंभ थे। अशोक के द्वारा निर्मित मोतिहारी में केसरिया विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जो है क्या एक तरीक़ा से है बाग स्थित यहाँ पर है नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे चलते हैं अध्याय 6 पर चलते हैं। अध्याय 6 हमारा है निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों द्वारा पानी उपलब्ध कराना। सिंचाई से जुड़ा हुआ है हमारा। तो परंपरागत रूप से नदियों से ही तालाब से ही लोग सिंचाई करते थे। आधुनिक रूप से नलकूप हो गया। नहीं, ज़्यादा सिंचाई वाले जो है खरीफ जो है हमारा फसल जो है यह जून जुलाई में इसका बुआई होता है और कटाई जो है सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में होता है। नहीं, अगर खरीफ फसलों को आपको ट्रिक से याद रखना है तो धान खरी अम्मा बजाती गाना, धान खरी अम्मा बजाती गाना। क्या है ट्रिक? धान खरी अम्मा बजाती गाना। तो धान खरी अम्मा में धान, अरहर, मकई, बाजरा, तिलहन, गन्ना, ये हमारा क्या है खरीफ फसल है। धान जून जुलाई में बोया जा रहा है, जैसे अभी बोया जा रहा है। अरहर, मकई, बाजरा, तिलहन ये सब हमारा क्या है खरीफ फसलों का एग्जाम्पल है। चलिए, इसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी का जो है इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बरसात में लगाया जाता है ये फसलें, तो इसमें ज़्यादा पानी चाहिए। जबकि अगर हम बात करें रबी फसल की तो रबी फसल हमारा जो है वह हमारा अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी में इसको काट लिया जाता है। नहीं, और इसमें कम पानी की आवश्यकता वाले पौधे लगाए जाते हैं। रबी फसल की अगर हम ट्रिक बात करें तो हो जाएगा सजग, नहीं सजग क्या रहेगा सजग चमार। नहीं, क्या है ट्रिक उसका? सजग चमार, सजग चमार। सजग चमार का क्या हो जाएगा हमारा सरसों, जौ, गेहूं, चना, मटर और राई, ये हमारा रबी फसल का ट्रिक हो गया। रबी फसल का बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई जनवरी फरवरी में। और इसका ट्रिक हो जाएगा फसलों का स से सरसों, ज से जौ, ग से गेहूं, और च से चना, म से मटर और र से राई। तो सजग चमार इसका ट्रिक हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं दार्जिलिंग के बारे में बात की गई थी आपके बुक में। और यहाँ पर एक तेंजिंग नार्गे की मूर्ति लगाई गई थी ये आपको सामने। तेंजिंग जो है नार्गे 20 वर्षों की आयु में पर्वतारोही करते थे और इनका जन्म जो है तिब्बत में हुआ था, नेपाल में ही बीता था बचपन। और बाद में जाके जो है फिर ये तेंजिंग जो है ये माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई करते हैं। ठीक है, बाद में यह भारत के मूल निवासी बन जाते हैं। और 1953 में तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी एक साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तेंजिंग जो है नार्गे वह सिरदार की उपाधि इनको मिलता है और सिरदार जो है पर्वतों पर चढ़ने वाले को जो है व्यक्तियों को दार्जिलिंग नहीं में सिरदार कहा जाता है। चलिए अध्याय 7 चलते हैं हम लोग हैं। जितना खाओ उतना पकाओ। हमेशा ताज़ी भोजन और बासी भोजन को नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है खाना आवश्यकता से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बचे हुए भोजन को संरक्षित फ्रिज में रखा जा सकता है। लंबे समय तक का जो है पदार्थों को संरक्षित करने के लिए पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अचार, मुरब्बा आदि ये सब के बारे में बात किया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो यह 8,848 मीटर है। इतना ही आपको दिया गया है बुक में, एससीईआरटी की बुक में। हाल में ही बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार की है निरुपमा अग्रवाल, तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी हाल ही में, तो इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। अध्याय 8 की ओर चलते हम हैं। रॉस की मलेरिया के जंग, मलेरिया के बारे में बात की गई है। मलेरिया और इसके खोजकर्ता थे नहीं रोनाल्ड रॉस जो है
इन्होंने मादा एनाफिलिसिस के काटने से मलेरिया होता है इन्होंने पता लगाया, और रॉस के प्रयासों से हम लोग आज मलेरिया से परिचित हैं। इनका जन्म जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था, बाद में स्कूली शिक्षा इनका इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने जो है विधि जो खोजा था वह कुनैन के पत्तियों से, छालों से इसका इलाज होता है। आज भी कुनैन के पत्तियों के छालों से ही आज भी मेडिसिन बनता है और इसका इलाज होता है हमारा मलेरिया का। तो मलेरिया जो है काफ़ी बीमारी बहुत बड़ा है आज के समय में, खासकर बरसात में भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये हमारे तेंजिंग नार्गे एडमिरल हिलेरी के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। ठीक है, तेंजिंग नार्गो को सिरदार की उपाधि दी थी, ये आपको मालूम ही है। चलिए, पर्वतरोही जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं, और बिहार के कौन थे? निरुपमा अग्रवाल, जो चढ़ाई किए थे माउंट एवरेस्ट पर। अब आते हैं अध्याय 9, मैंने नक्शा बनाया। नक्शे से जो है कई बार प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, 4 से 5 प्रश्न जो है पूछा जा सकता है नक्शे से। ठीक है, बिहार के नक्शे से कि वैशाली के उत्तर में कौन सा है, नालंदा के पश्चिम में कौन सा ज़िला है। इस तरीक़ा से आपको नक्शा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार के बारे में कितने ज़िले हैं, कितने प्रखंड हैं, कितने पंचायत हैं, कितने गांव हैं, ये सारे चीज़ें, अनुमंडल की संख्या पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा ज़िला, सबसे छोटा ज़िला की बात करें तो टोटल ज़िला 38 है, और सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण हमारा ये रहा। सबसे छोटा ज़िला हमारा शिवहर ये रहा, सबसे छोटा ज़िला। और सबसे बड़ा जो बिहार का पड़ोसी राज्य है वह हमारा, नहीं ये देखिए, इधर हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, इधर हमारा दक्षिण में झारखंड हो गया, और पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल हो जाता है, और इधर तो देश हो जाता है नेपाल उत्तर में। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। वैशाली के पूर्व में कौन सा ज़िला है, जहानाबाद के दक्षिण ज़िला में कौन सा है। तो आप इसको मैं जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं कि वैशाली जो हमारा है वह कहाँ पड़ रहा है। तो वैशाली देखिए यहाँ पर है, और वैशाली के अगर पूछा गया दक्षिण में, तो दक्षिण में हमारा कौन सा है, यहाँ देखिए दक्षिण में नालंदा है। अगर हम बात करें उत्तर में तो मुजफ्फरपुर है, अगर हम बात करें पश्चिम में तो सारण हमारा भोजपुर है, और अगर हम पूर्व में बात करें तो समस्तीपुर, बेगूसराय, इस तरीक़ा से पड़ता है। तो इस तरीक़ा से मैप से भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये आपको मालूम होगा। समुद्र से ऊंचाई 6000 फीट है इसकी। पहाड़ों पर नहीं, यह जो है दरारों को काटकर बसाया गया शहर है, और रोड यहाँ पर एक है महात्मा गांधी रोड, काफ़ी साफ़ सुथरा यहाँ पर है सिक्किम। सिक्किम जो है मुख्यतः अगर बात करें नदी की तो यहाँ तीस्ता नदी बहती है। जनजातियाँ जो है पाई जाती है वो लोपचा, नेपाली, भूटिया। यहाँ बौद्ध धर्म स्थानीय एक स्थल भी है, रोमटेक मोनेस्ट्री, करमापा। नाथुला जो है भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला कहाँ है? भारत तिब्बत पर स्थित है। नाथुला के रास्ते ही प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था, और इसी मार्ग से चीनी यात्री विक्रमशिला, पाटलिपुत्रा, नालंदा, बोधगया आते थे। बात करें हम बिहार के स्पेसिफिक बात करें तो क्षेत्रफल हमारा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257 इतना है। नगरीय क्षेत्रफल ये है हमारा। कुल आबादी इतना है 10,40,99,000। अगर हम बात करें जनसंख्या क्षेत्र भारतीय देश में कितना है इसका योगदान, तो 8.60 है। लिंगानुपात भारत में प्रति हज़ार महिलाओं पर पुरुषों की नहीं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 हमारा है। जनसंख्या की बात करें तो घनत्व की तो 1106 है। प्रति 1 किलोमीटर में लोग 1106 लोग रहते हैं। प्रमंडल में 9 है, जिले 38 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है। साक्षरता दर 6.8 है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 71 है, महिला साक्षरता दर 51.5 है। चलिए अध्याय 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा खान पान। बरसात में लगाई जाने वाली फसलें जो है होती है वो खरीफ होती है। सर्दी में लगाई जाने वाली फसलें रबी होती है। गर्मी में लगाई जाने वाली फसलें को रायत कहते हैं, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, नहीं, इस तरीक़ा से। आते हैं अध्याय पर तो देखा दिया गया है भोजन पदार्थ स्थान। खासरा का दाल गुजरात में खाया जाता है, इडली दक्षिण भारत में, पाव भाजी मुंबई में, लिट्टी चोखा बिहार में, और मछली चावल बंगाल में खाया जाता है। इसी तरीक़ा से अगर हम बात करें फसलों में, ज़िले का नाम केला जो है वैशाली में, भागलपुर में धान, लखीसराय जम्मू में प्याज, मधेपुरा में चना। नहीं, अध्याय 11 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जंतु जगत सुरक्षा की बात की गई है। सपेरा अपना जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, तो
तक है। ये जो है इसका प्रजाति जो है खत्म हो गया है। ये गुलाबी सिरे का बिहार में और तेंदुआ काफ़ी घट गई है। बिश्नोई जनजाति के लोग जो है काफ़ी प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये राजस्थान में पाए जाते हैं और बिश्नोई जात होता है उनकी। बिश्नोई जाति प्रकृति प्रेमी होती है, लगभग अध्याय 12 में चले तो मान गए लोहा वाला बात है। लोहा मानना किसी को कठिन काम करके दिखाने की क्षमता मान विकलांगता दिवस के बारे में बात किया गया। तो विकलांगता दिवस का विकलांगता में जो है जो बच्चे अंधे होते हैं हरे आयताकार स्लेट से क्रॉस जो तीन बच्चे आगे बात करें अध्याय 13 में तो तो सूर्य की शक्ति कई तरह के प्रयोग में लाया जाता है। नहीं, जैसे सौर ऊर्जा करते हैं, सौर कुकर के द्वारा सूर्य की ताप से गर्मी से खाना पकाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ फोटो में, ये हमारा सौर कुकर है। नहीं, सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग कई सारी चीज़ों को खाना बनाने में, लाइट जलाने में, मोटर गाड़ी चलाने में, फ्रिज चलाने में, कृत्रिम वगैरह प्रयोग, रेलगाड़ी चलाने में, ये सब हम लोग करते हैं। सोलर कुकर यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है। देखिए सोलर कुकर की दीवारें पेंदी काले रंग पर की होती है। इसका ऊपरी ढक्कन पारदर्शी होता है, दर्पण लगा होता है। प्रकाश की किरणें अंदर रखी जाने वाली चीज़ों को डालता है, जिसमें कि एल्युमिनियम के डिब्बे को खाना पक जाता है। आगे बात करें अध्याय 15 तो जंगल से हमारा है वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण। यह वन्य जीव अभ्यारण्य है। नहीं, यहाँ पे जंगलों में जो है जानवरों को खुले में छोड़कर रखा जाता है एक तरीक़ा से। धरहरा की परंपरा क्या है? धरहरा एक हमारा भागलपुर जिला का एक गांव है। नहीं, प्रखंड नवगछिया पड़ता है। और यहाँ पर जो है बेटी के जन्म पर जो है धरहरा गांव में अगर किसी के घर में बेटी जन्म होता है तो वह 10 पौधे लगाना उन लोग का एक तरीक़ा से नहीं नियम है। और ये लोग एक बेटी के जन्म पर 10 पौधे ज़रूर लगाते हैं। ये प्राकृतिक प्रेमी हम इनको मान सकते हैं, धरहरा। ठीक है, तो जंगल में जो है लगी आग को दावानल करते हैं। तो धरहरा में जो है जो लोग हैं वहाँ के, वो बेटियों के जन्म पर 10 पौधे लगाते हैं। आगे बात करें अध्याय 16 हमारा है। तो चलो सर्वे की ओर। लकड़ी का प्रयोग प्राप्ति के लिए नहीं क्या क्या करते हैं? केरोसिन का प्रयोग, तेल का प्रयोग, पेट्रोल को चलाने के लिए गाड़ियाँ में प्रयोग होता है। ये सब बारे में की गई है। अध्याय 17 की ओर चलते हैं हम लोग। अध्याय 17 में जो है ज़्यादा नहीं कुछ है, रामा काका की दुकान के बारे में बताया गया है। अध्याय 18 हमारा आवास से रिलेटेड बताया गया है। आवास जो है उसी तरह 19 व्यवसाय से बारे में बताया गया है। 20 हमारा रायपुर वाले चाचा की शादी वादी के बारे में बताया गया है, रिश्ते नाते के बारे में। अध्याय 21 में लक्की बीमार पड़ा, ये सब चीज़ें बताया गया है। तो चलिए यही तो हमारा था अध्याय आपका ख़त्म होता है। कैसा लगा हमारा प्रयास? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। दोस्तों कैसे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। इस तरीक़ा से हम आपके और भी 6, 7, 8, 9 तक का हम लेकर आएंगे सोशल साइंस आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो थैंक यू दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।